हेलो स्टूडेंट, वार्षिक परीक्षा स्पेशल सीरीज 2025 में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम यूनिट सेकेंड अध्याय 2 सरल रेखा में गति के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित सारे आईएमपी ऑब्जेक्टिव और सारे आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है आपका, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। यह 2019 की एमपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। क्या शून्य हो सकता है? विस्थापन, दूरी या चाल। तो चाल, गतिमान कण के लिए चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। यदि कण रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में है, तो ही उसकी चाल शून्य हो सकती है, अन्यथा चाल कभी भी शून्य नहीं होगी। कब शून्य होती है चाल? जब पिंड स्थिर अवस्था में होता है। तो यहाँ पिंड स्थिर में है क्या? नहीं, यहाँ पिंड गति अवस्था में है। इसका मतलब चाल वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। दूरी जो बच्चों सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, अर्थात दूरी भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। बात करते हैं विस्थापन की। तो बच्चों, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है, इसीलिए आपका सही उत्तर विस्थापन हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, विस्थापन शून्य कब होता है यह भी आपको समझना चाहिए। मान के चलो कि यदि कोई पिंड जिस जगह से चलना प्रारंभ करता है और लौटकर पुनः उसी जगह पर आ जाता है जहां से चलना प्रारंभ किया, तो उसका विस्थापन शून्य होता है। उदाहरण के लिए, आप अपने घर से चलना प्रारंभ करते हैं, स्कूल जाते हैं और स्कूल से लौटकर वापस घर आ जाते हैं, तो इस यात्रा में आपका विस्थापन शून्य है। समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है विस्थापन के, वेग के, मंदन के, त्वरण के। प्यारे विद्यार्थियों, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होती है। ठीक, अब यहां पर मंदन भी दिया हुआ है। तो मंदन कब आता है? कि जब वेग में परिवर्तन ऋणात्मक दिशा में हो रहा हो, यानी कि समय के साथ वेग उसका क्या हो रहा हो, घट रहा हो, तो वहां पर मंदन आएगा। पर इस प्रश्न के लिहाज से इसका उत्तर त्वरण ही सही है। यह 2023 में आया हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल दर्शाता है। वेग समय ग्राफ द्वारा, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। जब आप वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे, जब आप वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है? तो वेग समय ग्राफ का जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको विस्थापन मिलता है। ठीक है, वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से हमें क्या मिलता है बच्चों? विस्थापन मिलता है। वो कैसे पता लगेगा? तो देखो, आप समझेंगे इस चीज को। मैं विमाओं के आधार पर आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वेग की विमा है, ठीक है, ये एक प्रकार का अपन ने ग्राफ लिया और ये एक प्रकार का ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल है यानी कि त्रिभुज है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, उसके अनुसार 1/2 v इंटू टी। तो 1/2 तो नीतांक है, उसको छोड़ देते हैं। अब v यानी वेग का जो मात्रक होता है मीटर सेकेंड इनवर्स, और समय का सेकेंड, क्या आया? मीटर। मीटर किसका मात्रक होता है? तो दूरी का या विस्थापन का मात्रक होता है। तो वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल क्या दर्शाता है बच्चों? तो विस्थापन को दर्शाता है। बहुत सरल, 2023 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। त्वरण समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल दर्शाता है। सेम कहानी, अब समय अक्ष है और इधर है त्वरण। ठीक, तो त्वरण समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, त्वरण समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तो बच्चा, यहां पर भी अपन क्षेत्रफल की बात करें तो वही a इंटू टी हो जाएगा। 1/2 का तो कोई लेना देना नहीं। तो ms इनवर्स 2 इंटू टाइम का सेकेंड, तो क्या आया? ms इनवर्स 1। ms इनवर्स 1 किसका मात्रक होता है बच्चा? वेग का मात्रक होता है या चाल का मात्रक होता है? वेग या चाल का मात्रक होता है। तो दोनों में से जो भी आ जाए वो सही जवाब हो गया। तो त्वरण समय ग्राफ द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल क्या बताता है?
वेग या चाल को दर्शाता है। हमारे दिमाग में ये चीज हमें लेकर चलनी है। क्लियर, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल आपसे बोला जाए तो पीछे चलना है। ठीक है, वेग कैसे आता है? तो विस्थापन बटे समय से आता है, इसीलिए विस्थापन आपका उत्तर हो जाएगा। और जब त्वरण समय ग्राफ की बात हो, ये तो त्वरण कैसे आता है? तो वेग बटे समय से आता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा वेग। इसमें एक चीज और है, ढाल, कि वेग समय ग्राफ का ढाल, तो वेग बटा समय अगर करते हैं तो त्वरण आ जाता है। ठीक, एक चीज और इसमें जोड़ेंगे, एक्सटी ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ यानी कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, तो इससे आगे बढ़ेंगे, विस्थापन बटा समय क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, तो आप लोग बड़े ध्यान से इन चीजों को पढ़िए। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट यही प्रश्न आए जरूरी नहीं, पर हाँ इसी कॉन्सेप्ट का प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसीलिए ध्यान से पढ़िए, समझिए। अगले प्रश्न पर आते हैं बेटा। नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिणामी बल होगा। नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिणामी बल होगा। यदि वस्तु नियत होगा, शून्य होगा, दोगुना होगा, ऑप्शन से कोई बड़ा लेना देना नहीं है। नियत वेग से गतिशील, कोई वस्तु ही एक फिक्स वेग से चल रही है, इस पॉइंट पर भी वी वेग है, इस पॉइंट पर भी वेग है, चल रही है ना हर पॉइंट पर। अब मैं यहां निकालता हूं बच्चों त्वरण, मुझे चाहिए बल। क्या चाहिए? बल। और बल का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। प्यारे विद्यार्थियों, हमें चाहिए त्वरण। त्वरण क्या होता है? कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जब आप त्वरण ज्ञात करते हैं तो v माइनस वी जीरो हो जाएगा, जीरो बटा टी जीरो। अब द्रव्यमान के साथ आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? बल, जीरो। ठीक, तो नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिणामी बल का मान क्या होता है बच्चे? शून्य होता है। एक क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी गतिशील पिंड के लिए वेग समय ग्राफ का ढाल दर्शाता है। तो ये मैं अभी आपको क्लियर कर चुका हूं कि भैया वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है, इससे एक आगे चले जाएंगे, वेग बटा समय। मान लो आप यहां पर ऐसा समझ के चले कि ये वेग v है और ये टाइम t है। तो टेन थीटा जब हम निकालते हैं तो v बाई टी, टेन थीटा क्या होता है आपका? त्वरण। तो वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? वेग समय ग्राफ का ढाल आपका त्वरण को दर्शाता है। स्थिति समय ग्राफ का ढाल मैंने पहले भी बात कर ली आपसे। स्थिति समय ग्राफ का ढाल जो है आपका, यानी स्थान समय ग्राफ का ढाल आपका वेग दर्शाता है, क्योंकि स्थान यानी कि स्थिति, यानी उसकी स्थिति यानी कि जो भी जगह पोजीशन पर वो है उसको आप समय से भाग लगाते हैं, यानी एक्सटी ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो एक्स बाई टी जब आप निकालेंगे यहाँ पर टेन थीटा, तो क्या प्राप्त होगा आपको? वेग प्राप्त होगा। मैंने आपको एक टेबल बनाकर आगे ही ये सारी चीजें क्लियर कर दी। अच्छा, ये चार प्रश्न ऐसे हैं जैसे कि वेग समय ग्राफ का ढाल, स्थान समय ग्राफ का ढाल, और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, और त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल। इन चारों में से कुछ न कुछ एमपी बोर्ड की परीक्षाओं में तो आता ही आता है। ठीक है, बाकी बोर्ड में आए नहीं आए, पर एमपी बोर्ड में तो आता ही आता है, बाकी में भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो अगले प्रश्न पर आते हैं बेटा। इसका यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए पिंड का उड्डयन काल होगा। यहां पर ऑप्शन भी है, पर वो ऑप्शन है ना टाइप होना रह गए हैं, कोई बात नहीं। तो यू वेग से ऊर्ध्वाधर फेंके गए पिंड का उड्डयन काल, उड्डयन काल मतलब समय। आप समझे कि बेटा यहां कोई वस्तु थी और यहां से आपने उस वस्तु को ऊपर फेंका और वो लौट कर वापस आ गई, तो जाने और आने में जो समय लगा उस टोटल टाइम को हम कहते हैं उड्डयन काल। यानी जाने का समय टी और आने का समय भी छोटा टी मान लिया, तो टोटल कितने हो गए? 2t। अब आपने u वेग से फेंकी ना, यहां वेग कितना है? u। जब आप किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, ध्यान रखना कभी भी ऐसे उछालते हैं, तो अधिकतम ऊंचाई पर बच्चों वेग का मान शून्य हो जाता है। ठीक, समय हमने t मान ही लिया, तो गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at होता है। ठीक,
अब v तो आपका 0 हो ही गया यहाँ पर। u a यहां पर लगेगा गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा नीचे की ओर होती है, इसलिए माइनस जी टी। तो जी टी बराबर हो गया u। तो बेटा t बराबर हो गया u बटे जी। तो जाने का समय हो गया u बटा जी, और आने का भी समय u बटा जी। तो क्या हो जाएगा 2u बटे जी। तो उड्डयन काल का जो सूत्र है बेटा 2u बाय, बहुत सरल। ठीक, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए पिंड का उड्डयन काल होगा। ठीक है, तो अगर केवल ऊपर के लिए आए तो u बाई जी, और लौट कर पूरा आने के लिए पूछे तो 2u बाई जी। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पिंड को फेंका गया, महत्तम ऊंचाई पर है तो वेग अधिकतम होगा, त्वरण शून्य होगा, त्वरण अधिकतम होगा, वेग शून्य होगा। अभी तो समझाया मैंने कि बेटा अधिकतम ऊंचाई पर जब भी आप वस्तु को ऊपर की ओर सीधे ऐसे फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य होगा, अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य होगा। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान शून्य। अब एक बात देखो, अब आपसे प्रश्न कभी त्वरण के बारे में पूछ ले तो त्वरण g होगा। ठीक है, और त्वरण g का मान हम लोग पृथ्वी से जो है कुछ किलोमीटर तक 9.8 लेके चलते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में जो दूरी कम होती है, ठीक है, वहां तक आप क्या लेके चलते हैं 9.8 लेके चलते हैं। तो g भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं, यानी अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य है और त्वरण g है। अब प्रश्न है कि कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो एक सेकेंड में यह कितने मीटर चलेगी, ये 2023 में पूछा। अब जो आपको चाल दे दी यहाँ गाड़ी की चाल है हमारे पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको कहा था कि हमें प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकेंड में आना हो तो आपको क्या कर देना है, 5/18 से गुणा कर देना है, और 18 पंजे क्या होता है 90 होता है। ठीक है, तो 5 गुणा 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये कह रहा है कि एक सेकेंड में कितने मीटर चलेगी, तो हमें यहां चाहिए दूरी। दूरी हो गई चाल गुणा समय। तो चाल है आपकी 25 मीटर प्रति सेकेंड और समय का 1 से, तो यहां आ गया 25 मीटर। तो दूरी कितनी चलेगा बेटा, 25 मीटर की दूरी चलेगा। इतना सरल प्रश्न था। अगले प्रश्न पर आते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करो 2023 में। अभी ऐसे प्रश्न तो मुझे लगता है पूछने भी नहीं चाहिए, पर फिर भी पूछा हुआ है। कितना सरल है, 5/18 से गुणा कर दो, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। बहुत सरल। ठीक, 18 चौक 72। अब 4 गुणा 5, चारों पांचों 20, ये इसका जवाब होगा। ठीक, सारे प्रश्न सरल है। अगले प्रश्न पर आते, एक समान गति के लिए त्वरण शून्य होता है, सत्य और असत्य में बताना है। 2024 की परीक्षा में आया हुआ। एक समान गति में, अब इन बात करी अभी थोड़ी देर पहले कि हर जगह अगर वेग एक जैसा है, मान लो ये पॉइंट 1 पर भी वेग है और यहाँ पर भी वेग है, तो वेग में परिवर्तन अगर क्या आ गया, शून्य आ गया। वेग में परिवर्तन शून्य आ गया मतलब त्वरण शून्य होना ही होना। बिल्कुल सत्य, सही बात कही गई। ठीक, अगले प्रश्न पर, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने पर वह 6 सेकेंड में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाती है, और अधिकतम ऊंचाई से पुनः हाथों में आने में कितना समय लगेगा। अब प्रश्न कितना आसान है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज करवाई, एक डेरिवेशन करवाया। देखो ये वाला क्या था, T बराबर U बटे जी। नीचे से ऊपर जाने में जो समय लगेगा T बराबर U बटे जी, जब U वेग से फेंकेंगे। और ऊपर से नीचे, अगर नीचे से ऊपर फेंकने और वापस हाथ में आने का बोलेंगे तो 2U बटे जी का प्रयोग करेंगे। तो बेटा प्रश्न यहाँ पर यही वाला है। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या कहा गया कि वस्तु को ऊर्ध्वाधर जो है ऊपर की ओर फेंका गया। वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने में वह 6 सेकेंड का में पहुंच जाती है। ऊपर जाने का जो समय है उसका लगभग 6 सेकंड है, मतलब 6 सेकेंड ही है। अधिकतम ऊंचाई से पुनः हाथों तक आने में कितना समय लगेगा। अब हमें प्रश्न पूछा कि आपने यहां से फेंका, यहां से फेंकने में 6 सेकेंड का समय लगा। अब ये लौट कर वापस कितनी देर में हमारे हाथ में आ जाएगी, तो 6 सेकेंड लगेंगे।
ऊपर जाने और नीचे आने में बराबर समय लगता है। टी बराबर यू बटा जी मैंने बोला था, तो वापस यू बटा जी बोल के 2u बटा जी बोल दिया था। अर्थात ऊपर जाने और नीचे आने का समय सदैव समान होता है। तो कितना उत्तर हो गया बेटा, 6 सेकेंड का समय लगेगा। ये 2023 में आया। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वेग से गतिशील है? ऐसा ग्राफ देखना है जो एक समान वेग से गतिशील है। अब देखो बेटा, ये वाले ग्राफ हैं, ये है वेग समय ग्राफ हैं, ठीक। ये भी वेग समय ग्राफ हैं, और ये स्थिति समय ग्राफ हैं, और ये वेग समय ग्राफ है। अब देखो सभी ग्राफ को देखो ध्यान से। अगर मैं चौथे वाले ग्राफ को देखूं तो वेग आपका समय के साथ साथ घट रहा है, ठीक है। अगर इस वाले ग्राफ को देखूं तो स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी कि वस्तु की स्थिति समय के साथ स्थिर है, यानी कि ये स्थिर अवस्था में है। यहां तक भी बढ़िया बात है। अब ये बात हो गई कि एक समान वेग से गतिशील ग्राफ चाहिए, और जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील होती है तो उसका त्वरण शून्य होता है। ध्यान रखेंगे, जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील होती है तो उसका त्वरण शून्य होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां इन दोनों, इस ग्राफ और इस ग्राफ को देखो, तो यहां वेग समय ग्राफ का कुछ ढाल है, और अगर वेग समय ग्राफ का ढाल है तो त्वरण आएगा ही आएगा। अब इस वाले बी वाले ग्राफ को देखो। बी वाले ग्राफ में वेग का समय के साथ जो ग्राफ है उसका ढाल जो है वो लगभग है ही नहीं, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ का कोई ढाल नहीं है, यानी एक समान एक जैसा ही चल रहा है, हर समय उसका वेग एक जैसा ही है। हर समय एक जैसा है तो त्वरण भी उसका शून्य होगा, यानी कि ये वाला जो है गतिशील वस्तु का ग्राफ है, एक समान वेग से गतिशील वस्तु, ठीक। प्रश्न बेटा, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर कब होता है? प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास यहां पर वेग समय ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। ये वेग है और ये समय है। अब वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर, अब आपका जो ये अक्ष है समय अक्ष के समांतर है। वेग समय ग्राफ जो है वो समय अक्ष के समांतर है। अब समय अक्ष के समांतर है, यानी कि एक समान गति यहां पर होगी, ठीक है। तो एक समान गति में वो समय अक्ष के समांतर हो जाता है, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वाहन में लगा स्पीडोमीटर वाहन की दर्शाता है, तो वाहन की तत्क्षणिक चाल को बताता है। तत्क्षणिक चाल, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ तत्क्षणिक चाल को दर्शाता है। परिवृत्ति गति में किसी क्षण वस्तु के वेग को उसका कहते हैं। परिवृत्ति गति में, गति परिवर्तनशील है, किसी क्षण वस्तु के वेग को उसका क्या कहेंगे? तत्क्षणिक वेग, ठीक है। तत्क्षणिक वेग कहेंगे। ये 2020 में आया। परिवर्ती गति में किसी भी क्षण, आप क्षण स्पेशल जहां पर ये क्षण शब्द आ जाए वहां पर आपको तत्क्षणिक वेग, तत्क्षणिक चाल, ये चीजें मिलेगी। एक समान चाल से गतिमान वस्तु की औसत चाल तथा तत्क्षणिक चाल समान होती, ठीक है। वाहन में लगा स्पीडोमीटर वाहन की चाल दर्शाता है, तत्क्षणिक चाल दर्शाता है। वैसे तो हम चाल भी लिख सकते हैं। परिवर्ती गति में किसी क्षण वस्तु को उसका तत्क्षणिक वेग कहते हैं ना, और एक समान चाल से गतिमान वस्तु को औसत चाल तथा तत्क्षणिक चाल समान होती है। देखो तीनों ही चीजें एक जैसी हो गई। 2019 2020 में एक ही चीज पूछ ली। अगले प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी के तल से ऊपर फेंके गए पिंड का त्वरण उच्चतम बिंदु पर होता है। मैंने कहा था जी होता है, ठीक। दिशा तो नीचे की ओर होगी हमेशा। दिशा भी पूछ ले कभी कि भाई गुरुत्वीय त्वरण की दिशा उच्चतम बिंदु पर किधर होगी, तो दिशा हमेशा नीचे की ओर। नीचे की ओर किधर, कहां से काउंट करेंगे? तो भाई मूल बिंदु से नीचे की ओर। तो जी का जो मान है वो हो गया 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। नियत वेग से गतिशील वस्तु का शून्य होता है। अब नियत वेग से है, वस्तु गतिशील है, वस्तु का क्या शून्य होगा? तो नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण शून्य होगा, ठीक है। ये भी रिपीट है, क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप के बीच में, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा प्रश्न है आपका, विराम अवस्था में एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ बनाइए। विराम अवस्था, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ बनाइए। दो प्रश्न, एक तो विराम अवस्था में और एक समान गति में। तो जब हम विराम अवस्था की बात करेंगे, आपको स्थिति समय ग्राफ बनाना है। सबसे पहले हम बना रहे हैं विराम अवस्था में। तो जब आप विराम अवस्था में बनाते हैं तो हमारे पास ये हो गई आपकी, इसको अपन स्थिति वाली लाइन ले लेते हैं, और ये हो गई आपकी समय अक्ष। ठीक, अब आप ये देखते हैं कि हर बिंदु पर आप चलें, आप जैसे कि यहाँ 0 पर हैं, ये हो गई आपकी समय अक्ष और ये हो गई आपकी स्थिति वाली अक्ष। अब बेटा जब आप यहाँ खड़े हैं, मान लो 0 पर खड़े हैं, तब भी आप x दूरी पर हैं, मतलब x पर खड़े हैं, x बिंदु पर खड़े हैं। जब हम 1 सेकेंड पे गए तभी भी आप x बिंदु पर खड़े थे। जब हम t सेकेंड पर गए तभी भी आप x सेकेंड पर खड़े थे। और जब आप इस लाइन को मिलाते हैं तो वो लाइन आपको एक सीधी लाइन मिलेगी, यानी लाइन जो है आपको समय अक्ष के समांतर आ गई। तो ऐसी स्थिति में वस्तु कहाँ होती है, तो विराम अवस्था में होती है। तो ये विराम अवस्था के लिए समय ग्राफ हो गया। अब एक समान गति के लिए, एक समान गति में हम ग्राफ देखते हैं। तो जब हम एक समान गति की बात करेंगे, ठीक है, स्थिति समय ग्राफ, इस पर हमने ले ली स्थिति, और फिर यहां पर भी हमने स्थिति ले ली। ये सबसे पहले, फिर यहां भी हमने ये, ठीक। अब ये आपका स्थिति होगी। अब हमारे पास समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है वस्तु की स्थिति में, वो एक सा हो रहा है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि जब आप यहाँ 0 पर हैं, ठीक, वस्तु की कोई स्थिति है, मान लो आपकी वस्तु की स्थिति यहाँ पर या यहाँ पर ही है। जब आप 1 सेकेंड मान लो आ गए यहाँ पर, तो वस्तु यहाँ पर पहुँच गई, यानी कि यहाँ कहीं आ गई। इसी प्रकार से जब आप मान लो 2 सेकेंड पर आए तो वस्तु यहाँ कहीं आ गई, यानी यहाँ आ गई। जब आप 3 सेकेंड पर आए तो वस्तु यहाँ कहीं आ गई। अब जब आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके बीच में, तो आपको एक सरल रेखा मिलेगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार की जो गति होती है, इस प्रकार की जो गति होती है, उस गति को, इस प्रकार की जो हमारी गति है ना, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो इस प्रकार की जो गति होती है, उस गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। ग्राफ में इस प्रकार से सरल रेखा बना दें, ये x हो जाएगा आपका और ये आपका t। तो विराम अवस्था एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ हमने आपको यहाँ दिखा दिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ बनाइए। तो वेग समय ग्राफ बनाना है एक समान गति के लिए। ये आपका वेग हो गया। अब यहाँ ये देखें कि ये तो है आपका वेग और ये है आपका समय, ये हो गया आपका मूल बिंदु। अब बेटा वेग समय ग्राफ में दो स्थितियां हो सकती है। यदि आपका वेग बढ़ रहा है, एक समान गति से बढ़ रहा है, तो आपका ग्राफ इस प्रकार से आएगा। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। जब एक समान वेग से बढ़ता है तो ग्राफ आपका इस तरह से आएगा। पर यदि यहां ऐसा लिख सकते हैं कि यह प्रारंभिक स्थिति से दूर जा रही है, वस्तु प्रारंभिक स्थिति से दूर जा रही है। ठीक, अगली स्थिति यह हो सकती है कि वस्तु प्रारंभिक स्थिति की ओर जा रही है, यानी कि आपका वेग अब क्या हो रहा है, घट रहा है। इस तरह की स्थिति आपकी। तो ये दो स्थितियां एक समान वेग गति में वेग समय ग्राफ की हो सकती है। तो ये दो तरह से परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और पूछा हुआ भी होगा एक आध बार। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक समान त्वरित गति के लिए त्वरण समय ग्राफ खींचिए। अब त्वरित गति है और वो भी एक समान। जब एक समान त्वरित गति की बात करेंगे
तो अब आप का जो त्वरण है उसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं आ रहा हो, यानी कि समय अक्ष के वो समांतर रेखा होनी चाहिए। इस तरह से आपका ग्राफ बने। बहुत सरल है, सारे ग्राफ परीक्षाओं में आते भी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरण प्राप्त कीजिए। 18, 19, 20, 23। हर साल एक न एक प्रश्न इससे रिलेटेड आ ही जाता है। तो बच्चों ये बहुत इजी है, गति के तीनों समीकरण। ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ पूछते, कभी सेकंड पूछ लिया, कभी फर्स्ट पूछ लिया, कभी थर्ड पूछ लिया, पर हम तीनों एक साथ सीखेंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी, तो बच्चों इसको समझने के लिए हम वेग समय ग्राफ का उपयोग करेंगे। ठीक है बेटा, बनाते हैं पहले वेग समय ग्राफ। अब मान के चलें ये हो गई हमारी, ये हो गई समय अक्ष, है ना। अब ये मान के चलें कि जो वस्तु है उसने जो हमारी गति जो प्रारंभ करी, मान लो इस बिंदु से, यहां से उसने गति प्रारंभ करी। ठीक, ये वाली स्थिति हो गई। अब आप ये समझिए, हमने यहां पर एक वेग समय ग्राफ बना दिया। ये हो गया v और ये हो गया t। आपको वेग समय ग्राफ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक, अब गति के तीन समीकरण अपने दिमाग में लेकर चले। पहला समीकरण जो होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण हमारे पास हैं। पहली कहानी ये हो गई, है ना। अब पहली समीकरण हम लोगों को निकालना है। पहले वेग समय ग्राफ पूरा बना दे। ठीक, अब यहां ये देखेंगे, ठीक, ऐसे बना, ये आपकी समय अक्ष है। यहां अपन t समय पर है, ये आपका मूल बिंदु। ठीक, और यहां जो है आपका वेग ये v है, और यहां से जब इसने चलना प्रारंभ किया होगा उस समय का वेग हमने u मान लिया। ठीक, ये हमने तैयार कर दिया बेटा वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो ये था आपका वेग समय। अब देखो बेटा, इसको कुछ नामकरण कर दें इसका। तो ये तो ओ तो ये हो ही गया है ना, ओ ए बी सी, और इस पॉइंट को हमने दे दिया डी, और इस पॉइंट को हमने दे दिया ई। ठीक, अब हमें सबसे पहली चीज ये पता है, पहली समीकरण में त्वरण की जरूरत पड़ती है। हमें ये पता कि वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण बताता है। पहली समीकरण प्राप्त करेंगे तो हमें ये पता है कि वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण बताता है। तो सबसे पहले हमें त्वरण निकालने के लिए वेग समय ग्राफ का ढाल निकालना पड़ेगा, यानी कि टेन थीटा निकालना पड़ेगा। और टेन थीटा हो जाएगा ये BC अपॉन OA। ठीक है, या BE लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, ये जो BE है, हमेशा ध्यान रखना, जो BE है, BE है ना, ये हो गया BE इज इक्वल्स टू OA। ये दोनों बराबर है, ये वाले। अब देखो, जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये यहाँ T है और यहाँ 0 है। तो जब भी आपको OA लिखना हो तो T माइनस 0 बराबर आपको T ही लिखना है। मैं T OA आए या B आए, मैं सीधे T लिखूंगा, तो आपको पहले ही बता दिया। उसी टाइप से जब भी मुझे BC की जरूरत पड़ेगी तो BC हमारे पास ये अंतिम वेग v है और प्रारंभिक वेग u है, तो v माइनस यू ही लिखूंगा। ठीक, बार बार हल करने की झंझट नहीं होना, दिमाग में बिल्कुल A to Z लेके चलो एक एक चीज को। अब देखो, अब a बराबर BC की जगह क्या आएगा, BC कहाँ है, BC क्या है v माइनस यू। BE क्या है बेटा, तो BE आपका t है। ठीक, अब इसका गुणा इधर कर दो, तो v माइनस यू बराबर हो गया बेटा AT, और इस u को उठाओ और इधर कर दो, तो v बराबर u प्लस AT। यहां तक का एक बार और समझ लो शुरुआत से। वेग समय ग्राफ बनाना है। ठीक, हम ये माना कि जो हमारा प्रारंभिक है, जो वस्तु ने गति प्रारंभ की, वह u वेग से करी, उसका प्रारंभिक वेग u है, इसीलिए
कुछ वेग माना इसीलिए अपन ने यहां से शुरुआत करी। थोड़ी देर बाद वो वेग t समय बाद वो वेग v हो गया। ठीक, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमें। अब यहां अपन ने इस तरह से ग्राफ बना दिया। हमें त्वरण चाहिए था। हमारा जो ज्ञान है वो ये बताता है कि वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है, त्वरण को दिखाता है। तो वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण दिखाता है, तो त्वरण ए बराबर टेन थीटा हमारे दिमाग में था। टेन थीटा क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है, यानी बीसी बटा बी कर दिया। बीसी हम लोगों ने निकाल के रखा है। अंतिम वेग यहां पर देखो, इस पॉइंट डी पॉइंट पर जो है वो v है और इस ई पॉइंट पर u है, तो दोनों के बीच का जो माइनस करेंगे तो v माइनस यू। अच्छा, कभी हमें जरूरत पड़ी डी की या ईडी की, तो वो भी v माइनस यू ही होगा। ठीक, और बीई की बात करो या ओए की बात करो, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा बराबर हैं तो दोनों बराबर है। अंतिम समय आपका t है और जहां शुरुआत हुई थी वो 0 था, तो t माइनस 0 बराबर t। ठीक, ये हो गया बेटा आपका पहला समीकरण। ठीक, कैसे निकाला, तो फिर v माइनस यू बटे टी क्रॉस गुणा कर लिया। ठीक है, और v माइनस यू बराबर एटी और u को बोला इधर चल, v बराबर यू प्लस एटी। सरल है ना। ठीक, दूसरे समीकरण की बात करते हैं। तो जब हमें दूसरा समीकरण निकालना है, तो दूसरे समीकरण के लिए अब हमें जरूरत होती है दूसरा समीकरण s बराबर ये जो हमारा लिखा हुआ है। ठीक, अब ये वास्तव में दूरी की बात यहां पर करता है। ठीक है, जो दूरी है उसकी जरूरत हमें यहां पर पड़ती है। अब s चाहिए आपको, दूरी चाहिए। अब वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी दर्शाता है। ठीक, अब इसमें केवल इतना याद रखना है कि ये जो पूरा ये बना हुआ है ओ ए बी सी ई, ये पूरा, इसमें देखो एक तो ये आयत है और एक ये त्रिभुज है ना। तो ओ ए बी सी ई, दूसरी समीकरण के लिए अब हम करेंगे इसका, किसका, ओ ए बी सी ई का क्षेत्रफल ले लेते हैं। ठीक, अब इसका जब क्षेत्रफल निकालें, ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके क्षेत्रफल में अब हम मान के चलें कि क्या हो जाएगा, पहले आयत का क्षेत्रफल, दो चीजें, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आयत कौन कौन सा है, पहले देखो, आयत हो रहा है ओ ए बी ई, आयत, यहाँ आयत का क्षेत्रफल यानी आयत ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, ऐसा करना है ना। और त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज है आपका बी सी ई, त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल। तो जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई देखो ओ ए इंटू ए बी कर देते हैं, ये हो गया ओ ए इंटू ए बी, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, तो आधार हम यहां पर बीई ले लेते हैं और ऊंचाई बीसी ले लेते हैं। आप बी की जगह ओ ए भी ले सकते हैं, दोनों गलत नहीं है। अब प्यारे विद्यार्थियों, ओ ए मैंने यहां लिख लिया, पहले ही लिख लिया, ओ ए क्या है, ओ ए टी है, ए बी क्या है। ठीक है, अब जो ए बी की जरूरत भी हमें यहां पड़ रही है, तो ए बी, तो ए बी बेटा यहां u पर है और ए कहाँ है, 0 पर, तो u माइनस 0 यानी कि u, तो ए बी क्या है, तो ए बी यू है, तो ये हो गया यू टी प्लस 1/2। बीई क्या है, तो बीई देखो t है, n2 t इंटू बीसी क्या है, तो बीसी है v माइनस यू। ठीक, अब v माइनस यू आया। अब आप यहां आ जाओ पहले समीकरण में, देखो v माइनस यू बराबर 80 है, यहाँ लिखा हुआ ही सही, अलग से करने की जरूरत नहीं, इसको उठा के इधर लाने की। तो यहां मैं केवल लिख दूंगा कि समीकरण 1 से v माइनस यू बराबर क्या आ जाएगा, 80।
इस v माइनस यू की जगह आप क्या पुट कर दो, at पुट कर दो, तो ut प्लस 1/2 t इंटू at। अब क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ, इसमें इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ at²। अब मैंने वापस बता देता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो वेग समय ग्राफ का जो ढाल क्षेत्रफल होता है वो क्या दर्शाता है, तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल आपको दूरी या विस्थापन को दर्शाता है। इसको मैंने एस से रिप्रेजेंट कर, ठीक। और क्षेत्रफल हमारे पास इसमें दो चीजें बन रही थी, एक आयत बन रहा था और एक त्रिभुज बन रहा था, तो दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लिया तो गति का हमें क्या मिल गया, दूसरा समीकरण मिल गया, ठीक। अब ये दूसरा समीकरण हो गया बेटा। अब तीसरा समीकरण चाहिए। अब तीसरे समीकरण को जब हम देखते हैं तो उसमें देखो त्वरण भी आता है, ठीक, और उसमें दूरी विस्थापन भी आ गया, दूरी भी आ गई। अब प्यारे विद्यार्थियों अलग अलग निकाल के तो हमने कर लिया, अब पूरा कंबाइन इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, है ना। तो समलंब चतुर्भुज बन रहा है OACE, है ना। तो समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कौन सा ले रहे हैं हम, OACE, ठीक, का क्षेत्रफल, ठीक। क्षेत्रफल के लिए हम एस यूज करते ही हैं। अब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग। भाई हमारे पास यहाँ देखो ये समांतर भुजा एक तो यहाँ पर OE वाली है और एक ये AC वाली है, तो समांतर भुजाओं का योग गुणित लंबवत दूरी। एक तो हो गई OE, ठीक, समांतर, इस OE के समांतर कौन सी भुजा है, AC वाली है, तो OE के समांतर हो गई भुजा AC इनटू, ठीक। अब OE के समांतर हो गई भुजा AC, और दोनों के बीच की, OE के समांतर हो गई, दोनों जोड़ दी, किंतु दोनों के बीच की लंबवत दूरी, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या है बेटा, OA है, ठीक है, 1/2। अब आपको OE क्या है, तो ये भी हमने पहले ही पता लगा लिया था, ठीक है। ये जो OE है ये U है आपका, AB के जो इक्वल आ रहा है, OE भी AB के इक्वल होता है, देखो दोनों, तो क्या हो गया, U हो गया। तो इसकी जगह क्या रखूंगा बेटा, मैं U रखूंगा प्लस AC। AC क्या है, अब आप AC देखो, ये AC, तो AC आपका वेग भी है ना, ये यहां से यहां तक क्या है आपका वेग भी, तो AC हो गया वेग भी। और OA क्या है, तो OA समय t है, दिख रहा है आपको, तो यहां रख दिया बेटा। अब हम यहां पर पुनः समीकरण जो है आपका पहले का प्रयोग करते हैं, तो गति के समीकरण 1 से, तो गति का समीकरण 1 जो है वो क्या है, v बराबर u प्लस AT। इस एक को उधर, u को उधर भेज देते हैं, AT हो गया, तो t बराबर v माइनस यू बटे a। अब ये t का मान आप यहाँ पुट कर दो, तो s बराबर 1/2, ठीक है, ये हो रहा है v प्लस यू, ये हो रहा है v माइनस यू बटे a। इसको प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है, 1/2 a प्लस बी और a माइनस बी, a वर्ग माइनस b वर्ग, तो v वर्ग माइनस यू वर्ग बटे a। अब इस 2a का गुणा इस s के साथ कर दो, 2as बराबर v वर्ग माइनस यू वर्ग, इस u वर्ग को उठा के इधर ले आओ, तो u वर्ग प्लस 2as, ठीक, तो v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as। ये हमने गति के जो तीनों समीकरण शुरुआत में जिनका हम टारगेट लेकर चले थे वो तीनों ही समीकरण ये आ गए आपके, ठीक है, ये देखिए आप, ये तीनों ही समीकरण। पहले समीकरण के लिए आपको वेग समय ग्राफ का ढाल निकालना है, दूसरे समीकरण के लिए आपको क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल कर जोड़ देना है, और तीसरा निकालने के लिए आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए, हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट एक ही लगा, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण दर्शाता है और
वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाता है। इससे आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, प्रश्न है बेटा आपका कि कलन विधि से गति के तीनों समीकरण प्राप्त कीजिए। कलन विधि या समाकलन विधि के नाम से भी परीक्षा में आ जाए तो इसी विधि से करना है। हमको अगर वेग की जरूरत पड़ती है तो आपको dx/dt, हमें त्वरण की जरूरत पड़ेगी तो dv/dt। बात वही है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे वेग कहते हैं, और समय के साथ वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसको आप त्वरण कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, v a दोनों चीजें आपके काम में आने वाली। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने ग्राफी विधि से गति का पहला समीकरण प्राप्त किया था तो उसमें हमने त्वरण ही निकाला था, तो यहां पर भी हम त्वरण ही निकालेंगे। तो जो त्वरण के लिए आप a बराबर dv/dt, हमें यह ये मान के चलना है कि माना कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u व t समय बाद वेग v हो जाता है। ये बात मान के चलिए बस। अब देखो, इसका गुणा उधर कर देंगे तो dv बराबर आ गया a dt। अब इसका समाकलन कर देते हैं, ठीक है, इसका समाकलन कर देते हैं। तो जब समाकलन आप लोग करेंगे, समाकलन करने पर जब आप समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अब आपकी जो शुरुआत है, वेग आपका शुरू हुआ u से और कहां तक गया, v तक। समय की शुरुआत हुई आपकी 0 से और कहां तक गई, t तक, ठीक। dv का हो जाएगा v, ठीक, u टू v। अब त्वरण बाहर 0 टू t, ये हो जाएगा 80, 0 टू t। अब रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u, यहां पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार इस कहानी को समझ लो वापस। हमारे पास कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है और समय 0 था उस समय, उसके बाद t समय बाद उसका वेग v हो गया, तो हमने त्वरण लिया a बराबर dv/dt। ये इसको आप तात्क्षणिक त्वरण भी कह सकते हैं। तात्क्षणिक त्वरण आपने लिया, ठीक है, आप लोगों ने लिया तात्क्षणिक त्वरण, है ना, तो थोड़ा सही से लिखते, तात्क्षणिक त्वरण, ठीक है। तात्क्षणिक त्वरण a बराबर dv/dt, इस dt का गुणा इधर कर दिया, a dt हो गया। अब इसका आप समाकलन कर दें, तो समाकलन करेंगे तो v जो है आपका प्रारंभ हुआ dv u से v के बीच में। अब यहाँ समय के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, इसलिए जो समय की सीमा लेनी पड़ेगी जो कहां से, 0 से t के बीच में। a नियतांक है, ठीक, कांस्टेंट रहेगा त्वरण, बाहर आ गया 1dt। 1dt का समाकलन t होता है और 1 dv का v हो गया। यहाँ उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, और यहाँ पर भी उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा आपने कर दिया। क्या आ गया, तो समीकरण आ रहा है v माइनस यू बराबर, यहां से आ गया 80, t माइनस 0 तो t 80। अब v बराबर इस u को उधर भेज दिया तो u प्लस 80, ये हो गया आपका गति का प्रथम समीकरण, ठीक, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आपको चाहिए गति का दूसरा समीकरण। अब जब दूसरा समीकरण निकालना है, ठीक, तो दूसरे समीकरण में जो चीज होती है कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि वो समीकरण ही आपका प्रारंभ हो रहा है, स्थिति उसमें आपको चाहिए, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति उसमें चाहिए, ठीक। और क्या चाहिए, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो त्वरण भी चाहिए और सारी चीजें चाहिए। तो अब देखो, हमारे पास जो वस्तु है उसकी जो स्थिति है वो x1 है, ठीक है, और t समय बाद उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, t बराबर 0 पर आप कहां पर हैं, x1 पर, और t समय पर आप कहां पहुंच गए, ऊपर, ठीक। हमारे पास त्वरण a है, ठीक,
और प्रारंभिक वेग आपका u और अंतिम वेग v है, इस चीज को ध्यान रखना। अब हमारे पास एक समीकरण और है, ठीक है, जो वेग वाला समीकरण है उसको लेते हैं। तो v बराबर dx बटे dt, इसका गुणा इधर dx बराबर v dt। अब प्रथम समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। गति के प्रथम समीकरण से तो dx बराबर v की जगह आ गया बेटा u प्लस ए टी डी टी। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अपन समाकलन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अलग अलग करेंगे, अलग अलग टर्म में। ये ut हो गया, ये हो गया ए टी डी टी। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका क्या कर देंगे, समाकलन। वापस से समझ ले बात। शुरुआत में आपने वेग लिया v बराबर dx बटा dt और dt का गुणा इधर कर दिया dx बराबर v dt। प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी आपने यहां पुट कर दिया और इसका गुणा कर दिया u dt प्लस ए टी dt। अब आप इसका समाकलन करेंगे बेटा, तो यहां हो गया dx, ये हो गया u dt, ये हो गया ए टी dt। क्योंकि समय के सापेक्ष जहां अवकलन हो रहा है तो वहां आपका समय शुरुआत होती है 0 से t तक, तो 0 से t ले लिया। यहां जो स्थिति शुरू हुई थी आपकी x1 से x2 के बीच, ठीक। अब एक dx का समाकलन तो हो गया x, एक dx का समाकलन हो गया सीमा x1 टू x2। प्यारे विद्यार्थी, अब यहां u नियतांक है, बाहर आ जाएगा और dt का हो जाएगा t, 0 टू t। ये जो dt है इसका हो गया t। ए यहां पर भी नियतांक बाहर और ए नियतांक बाहर और dt t dt है ना, पहले बाहर ही कर लेते हैं व्यवस्थित कर। ए नियतांक बाहर, अंदर बचा t dt, समाकलन के अंदर है t dt। t dt यहाँ नहीं कि यहाँ आप x की घात n का सूत्र लगाएंगे, तो x की घात n dx का सूत्र होता है x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ ये हो गया u, t की 0 टू t लिमिट आ रही है, a यहाँ हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 टू t चली रही है। अब ये हो गया ut, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 प्लस 1/2, ये t स्क्वायर बाई 2 हो रहा है, ठीक, 0 टू t। अब ये हो गया ut प्लस 1/2, अब इसमें हो जाएगा ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो ये आया 1/2 ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर है ना, ये t डबल 2 डबल लिखने में आ गया यहाँ पर, ठीक है, इसको हटा दे। क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 तो आगे कर ही लो आप, है ना। यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x2 माइनस x1, चाहे तो इस x2 माइनस x1 को विस्थापन के टर्म में आप एच डी लिख सकते हैं, या x2 माइनस x1 भी रहने दे तो कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक। ये आ गए बेटा हमारे पास दो समीकरण, गति के दो समीकरण हमें मिल गए, पहला और दूसरा। अब हमें चाहिए तीसरा समीकरण। जब आप तीसरा समीकरण निकालने जाते हैं तो आप त्वरण वाले समीकरण को दोबारा लीजिए, dv बाई डी टी, और इस dv बाई डी टी को, इस dv बाई डी टी को आप लिख सकते हैं dv बाई डी एक्स इंटू dx बाई डी टी, dv बाई डी एक्स इंटू dx बाई डी एक्स, dx कैंसिल हो जाएगा तो वापस dv बाई डी टी बच जाता है, ठीक। अब dx बाई डी टी क्या होता है, तो dx बाई डी टी वेग होता है। ये चीज मैंने आपको प्रारंभ में ही जैसे ही शुरू किया इसको पहले ही यहां लिख दी, देखो ये जो है ये वेग मैंने पहले ही इसीलिए dx बाई डी टी यहाँ पर आपको लिख दिया था ताकि आपको दिमाग में रहे, ठीक। तो हमारे पास आया a बराबर v dv बाई डी एक्स। अब एक काम करो, v dv ऐसा ही है, इसके साथ गुणा कर दो a dx का इधर, ठीक। अब हमारे पास v dv a dx आया, ठीक।
यहां तक का मामला बढ़िया हो गया। अब हम इसका कर देते हैं समाकलन के। अब इसका हम करेंगे समाकलन। अब देखो तीसरा समीकरण v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as होता है। तो हमें यह भी पता है कि जब हमारा वेग प्रारंभिक वेग u था उस समय हम थे x1 पर, और जब हमारा प्रारंभिक वेग अंतिम वेग v था उस समय हम थे x2 पर। ठीक, तो समाकलन जब करेंगे तो सीमाएं यही लेना है। तो समाकलन करने पर, तो जब आप समाकलन करेंगे तो v dv और a dx, ठीक, x1 टू x2 चलेंगे और इधर u से v, x की घात n का सूत्र लगेगा यहां पर। यहां a नियतांक है बाहर, और यहां x की घात n का सूत्र लग गया तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 लिमिट u टू v। अब हो गया बेटा ये v वर्ग बटे 2 और लिमिट है आपकी u टू v इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 dx का क्या हो जाएगा x, और लिमिट हो गई आपकी x1 टू x2। यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी हो जाएगा आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x2 माइनस x1 को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम 2, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का इंटू इधर कर दो तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये गति का जो दोनों समीकरण दोनों विधियों से, ग्राफी विधि ज्यादा आईएमपी है, कलन विधि कम आईएमपी है, पर मैंने दोनों ही आपको बताई हैं। अगले प्रश्न पर, प्रश्न बेटा, कोई कार एक समान चाल से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण होगा, ये 2023 की परीक्षा में आया हुआ है। तो कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में, यानी समय आपको यहां दिया गया है पहले तो 5 सेकंड, और क्या दिया है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 23 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो आपको प्रारंभिक वेग दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और वेग हो गया आपका 23 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कार का त्वरण होगा, ठीक, समय सेकेंड में है, v और u जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है। या तो समय को भी हम क्या कर लो, घंटे में बदल लो, ठीक, या फिर इनको मीटर प्रति सेकेंड में ले आओ, जो भी अपने को उचित लगे। तो एक काम करते हैं, इनको ले आते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। 18 गुणित 5/18 करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड। और वेग में अब 23 गुणित 5/18, ठीक, अगर उसको आप कैंसिल नहीं करेंगे तो भी वो भी आपके काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब आपको यहाँ त्वरण चाहिए, और हमारे पास तीनों चीजें हैं, t है, u है, और अपने पास क्या नहीं है, तो a नहीं। तो गति का कौन सा समीकरण लगाओगे, पहला समीकरण प्लस 8। अब देखो v माइनस यू कर दो, त्वरण को इसके बटे में भेज दो तो समय के बराबर आ जाएगा t बराबर v माइनस यू बटे a। ठीक, सॉरी अपने को a चाहिए, है ना, तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटे टी। तो देखो v का जो मान है वो आया, इसका गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 115, 5 तिया 15 बटे 18। इसमें भी गुणा कर दो आप, कट मत करो, 5 8 40, 5 और 4 9, 18 बटे 90। ठीक, अब v माइनस यू तो कितना आया, 115 बटे 18 माइनस 90 बटे 18, और समय हो गया 5। अब 115 में से 90 जाएंगे तो 25, 25 बटे 18, 5 5 25, तो 5 बटे 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आया त्वरण। डिवाइड कर देंगे तो और छोटा नंबर आ जाएगा। अगले प्रश्न, कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, ब्रेक लगाने पर 1 मीटर प्रति सेकेंड के मंदन उत्पन्न होता है, तो कार द्वारा अवरोधन दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कार जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है,
और ब्रेक लगाने पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन आता है। तो और कार द्वारा अवरोधन दूरी यानी कि जो रुकावट की जो दूरी है वो ज्ञात करनी, एस दूरी ज्ञात। जब ब्रेक लगा दिया है तो वेग आपका अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया। इसको आप क्या करो कि पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदल दो, 5/18, 5 5 25, हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22, 22 के 225/18। अब हमारे को यहां पर चाहिए एस, और सूत्र है वी वर्ग यू वर्ग प्लस 2as। तो वी वर्ग को उठा के इधर यू वर्ग, और 2a अपॉन में आ जाएगा, अपने को s चाहिए, s बराबर। अब देखो v का जो मान है वो तो 0 है, माइनस 225/18 का वर्ग, 2 गुणा -1, तो -2 आएगा, उससे वो कैंसिल हो जाए। अब 225 गुणा 225/18 गुणा 18 गुणा 2, ठीक। और इस माइनस से ये माइनस का जीवन लीला समाप्त, ठीक। अब 3 से काट दो इसको, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक। 25 25 हो गया बेटा, 600 हो गया 25 बटे, तो 8 7 2 दूनी 56, बचे कितने हैं, 4 2 6, है ना। तो और अब हो गए ये कितने, तो ये 8 7 56, तो यहाँ से बच गए 4 2 6 65, 65/8, तो 8 7 56, है ना, और 8 उटी 64, बचा 1, 8 एकम 8, ठीक। फिर बचे 2, 8 दूनी 16, तो 78.12 मीटर इसकी दूरी आई, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और 200 मीटर दूरी पर रोक दिया जाता है। कार में मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए। मंदन निकालना है और कार को रुकने में कितना समय लगता है ये भी निकालना है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको कार की जो है चाल दे रखी है, वो है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 126 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेना है, ठीक। अब आप इसको कैंसल कर दें, ठीक है। तो 2 9 18, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, ठीक। फिर आप इसको 9 7 63 और 7 5 35 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। डायरेक्ट भी काट सकते थे पर ठीक है ना, 18 7 126 करके भी अपन काट सकते। अब इसे 200 मीटर दूरी पर रोक दिया जाता है। दूरी जो है आपकी 200 मीटर है, पर इसको रोक दिया जाता है, वेग हो गया इसका 0। कार में आपको मंदन चाहिए, तो सबसे पहले आप इसमें लगाएं गति का तीसरा समीकरण, v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as। तो अब a चाहिए, तो देखो 2a बराबर v वर्ग माइनस u वर्ग, तो अपने को क्या चाहिए भैया, यहाँ पर a चाहिए, तो क्या हो जाएगा v वर्ग माइनस u वर्ग बटे 2s। v का वर्ग अर्थात यहाँ हो जाएगा भैया, हमारे पास v क्या है, 0 है अंतिम वेग, तो माइनस u का वर्ग यानी 35 का वर्ग, 35 गुणा 35 बटे 2 गुणा s। s कितना है हमारे पास, 200। अब ज्यादा से ज्यादा आप हल कर लें इसको, तो कितना हो जाएगा, 35 गुणा 35 बटे 2 गुणा, ये ऋण चिन्ह केवल मंदन को दर्शाना है, घबराना नहीं इससे। 5 चौक 20, 5 7 35, फिर 5 7 35, 5 8 40, तो ये आ रहा है 7 7 49/16, ठीक। फिर हमें कार को रुकने में कितना समय लगेगा, तो ये हम गति के प्रथम समीकरण यानी v बराबर u प्लस at से निकालेंगे, ठीक है। गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at से हम इसको निकालेंगे। तो बेटा जो v है हमारा 0 है, u अपना 35 है, a हमारा जो आया है
ए हमारा जो आया है कितना आया है 49/16 आया है, तो -49/16 समय हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। एक काम करो 49/16 टी इधर ले लो बराबर 35, तो टी बराबर 35 गुणा 16 हो जाएगा बटे 49, साथ ही 49, 7 5 35, 16 पंजे 80/7 सेकंड। ठीक है, अब इससे आप भाग लगाकर निकाल सकते हैं। 7 एकम 7, यहाँ से बचा 1 10 हो गए, 7 एकम 7 बचे कितने 3 30 हो गए, 7 21 7 चौक 28 यानी कि 11.4 सेकेंड। इसी टाइप से इसको भी भाग लगा के त्वरण भी निकाल सकते। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीजें कवर कराई है, न्यूमेरिकल कवर कराए हैं, इसके ऑब्जेक्टिव कवर कराए हैं, इसके सारे आईएमपी क्वेश्चंस कवर कराए हैं, तो पूरा चैप्टर कवर हो गया है। और अगर ये भी पढ़ के आप चले जाओगे तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट।